अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सोचा था कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस लेक्चर था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उस पर बेस्ड है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर क्या है, बेस्ड है। तो इस चैप्टर में, बल्कि इस लेक्चर में हम जो है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि इफ़ ए पार्टिकल मूव्स 5 मीटर इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट। ठीक है, ये तो डायरेक्ट सा सवाल है। कह रहा है क्या, कोई पार्टिकल है अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 5 मीटर मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जाहिर सी बात है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सा केस था कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो समझ में आई बात है, तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना कि वो डिस्टेंस मूव किया होगा। ठीक है, फैन स्लो कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन व्हाट विल बी इट्स पोजीशन वेक्टर। क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल किसी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये है मान लो x एक्सिस, ये है y एक्सिस और यह है z एक्सिस, इसके हिसाब से कोई पॉइंट है सपोज P जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, 5। तो हमसे पूछा गया है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर क्या होता था कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला जो भी वेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। मान लो जैसे r कह दिया तो ये हो जाएगा r इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। इसका तरीका क्या था कि अगर x y z कोऑर्डिनेट हमारे पास हो तो पोजीशन वेक्टर सिंपली कैसे आ जाता है, x के साथ i कैप लगा दो, y के साथ j कैप लगा दो और z के साथ k कैप लगा दो। यही तरीका होता था हमारा पोजीशन वेक्टर लिखने का। तो इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। दैट विल बी द आवर रिजल्ट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लिखना आसान है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके साथ i कैप j कैप k कैप लगा करके ऐड कर दो, सिंपली इट विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर, यानी वो वेक्टर जो इस ओरिजिन से इस पॉइंट P को ज्वाइन करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कह रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है जिसमें P का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, 5 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 5। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दीजिए, कहाँ से कहाँ, P से Q का। मतलब इस वेक्टर के बारे में वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, इसका तरीका मैंने बताया था कि मान लो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ठीक है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, वेक्टर P ओरिजिन के हिसाब से वेक्टर P क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर Q इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है ना, तो हमने बताया था कि अगर किसी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ सकता है हमारे पास। कैसे, वेक्टर एडिशन के हिसाब से। कैसे, अगर हमें P माइनस Q चाहिए, मतलब P से Q की तरफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, और Q से P की तरफ चाहिए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q।
तो सिमिलरली यहाँ पर हमें x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 दिया हुआ है, x2 y2 z2 दिया हुआ है, और हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए कहाँ, p से q की तरफ, p से q की तरफ। तो p का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। और q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इनके हिसाब से देखें, हमें चाहिए p से q की तरफ, यानी वेक्टर q माइनस p, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है p से q की तरफ का। तो सिंपली क्या कर लेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब अगर गौर करें इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 आई कैप, आई से आई वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, जे से जे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है ना, 4 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 5 के कैप। व्हाट यू विल गेट, 3 माइनस 2 1 आई कैप, 4 माइनस 3 1 जे कैप एंड 5 माइनस 5 0 के कैप। तो मतलब ये जो वेक्टर मिला पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो 0 के कैप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, अगर गौर करें यहाँ पर, तो सिंपली x से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, कहाँ से कहाँ लिखना है, p से q। तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया कि सिंपली अगर हमारे पास दो पॉइंट P और Q दे रखा है सच दैट कि एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, यानी PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, P से Q की तरफ, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सिंपली इतना सा काम करना है और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, देन व्हाट विल बी इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, क्या कह रहा है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, समझ में बात है। एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है सच दैट कि वो वर्टिकल से एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है सच दैट कि वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, ये वाली वैल्यू क्या कहलाती थी, Rx, और ये वाली वैल्यू क्या कहलाती थी, Ry। तो कह रहा है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है कौन सा, यानी Ry, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने तरीका बताया था क्या, कि जो भी एंगल हो थीटा अगर, तो जिधर से एंगल होगा उधर का कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, और जिधर से एंगल नहीं होगा उसका कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री किससे है, Ry से है ना, यानी कि वर्टिकल से है। 60 डिग्री किससे है, Ry से है। तो मतलब Ry की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos 60, यानी r की जगह क्या है हमारा 5 न्यूटन, तो 5 cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दैट इज 5/2 न्यूटन, दैट इज 2.5 न्यूटन फोर्स जो है कहाँ लग रहा होगा, Ry के अलोंग लग रहा होगा, ठीक है ना। 2.5 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, Ry के अलोंग लग रहा होगा, ठीक है। 2.5 न्यूटन इधर है, ठीक है। अगर इसी सवाल में यह होता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालो तो ये कितना हो जाता,
आर साइन 45, आर साइन 45 का मतलब आर की वैल्यू है 5, ठीक है ना, आर की वैल्यू क्या है 5, और साइन 45 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, √3/2 दैट इज 5/2 √3, 5/2 √3 दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। खैर हमसे पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5/2 न्यूटन, 5/2 न्यूटन। तो जिससे एंगल दिया हो उधर से कंपोनेंट कॉस होता है, और जिधर से एंगल नहीं दिया हो उधर से क्या होगा साइन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इज 7i कैप प्लस 24j कैप, है ना। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए इज, ऑप्शन दिया हुआ इसमें, 4 ऑप्शन दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि एक वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, दूसरा वेक्टर बी है 7i कैप प्लस 24j कैप। तो कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जितना कि बी का मैग्नीट्यूड हो, और लेकिन वो पैरेलल हो किसके, वेक्टर ए के, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा है ये कि मतलब मान लो ये वेक्टर ए इधर है, तो जो हमारा वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं, मान लो जैसे वेक्टर सी हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, इस सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और सी की डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग होना चाहिए। तो अब देखो, तो इसका मतलब वेक्टर सी कैसे आएगा, तो देखो कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन में ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता था कि उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लो और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाता था वेक्टर ए। तो अब हमें वेक्टर सी ऑब्टेन करना है सच दैट कि वो ए के अलोंग हो, तो ए का यूनिट वेक्टर निकाल लें। ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ए कैप, ठीक। लेकिन कह रहा है इस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड हो बी के बराबर हो, तो कोई बात नहीं, इस ए कैप को मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा और डायरेक्शन ए के अलोंग होगा। तो जिस डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए होता है उसके अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो जितनी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड की वेक्टर तुम्हें चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ए कैप, उसके बाद निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले तो निकाल लें मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, √RX² प्लस RY² प्लस RZ² तो मैं बी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7i कैप है, 24j कैप का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है पता नहीं, 0 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस 576, इसको ऐड कर दो, दैट विल गिव यू 9 + 6 15, 9 + 6 15, 7 + 4 11 + 1 12, ठीक है, 5 + 1 6, √625 दैट इज 25। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 25, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 25, इसको हम नोट कर लें, ठीक है। अब क्या चाहिए, ए कैप चाहिए, क्या चाहिए, ए कैप चाहिए, है ना। तो ए कैप क्या हो जाएगा, आप नोट करते रहा करें, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर ए कितना है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे आएगा, RX का स्क्वायर, RY का स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर। तो Z क्या है, k कैप है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या रहा होगा, 0 k कैप होगा। खैर, तो वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन, ये हो जाएगा 9 + 16 दैट विल गिव यू 25, दैट इज द रिजल्ट इज 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए कैप, हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमारे पास वेक्टर सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू
3i कैप प्लस 4j कैप divided by magnitude of 5. 5 5 is 25. The result will become 5 3 is 15i cap plus 5 4 is 20j cap. तो 15i cap plus 20j cap कहाँ पर है? डी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है क्या है वो करेक्ट है। बस समझ में आ गई। तो किसी भी वेक्टर के एलोंग अगर हमें वेक्टर चाहिए तो बात क्या याद रखनी है कि उसके एलोंग यूनिट वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बी मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तो बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। वेक्टर की डायरेक्शन जो है कहाँ होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए वेक्टर ए के, तो यूनिट वेक्टर ए के एलोंग हमने ऑब्टेन कर लिया। कैसे ऑब्टेन कर लिया, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास की होगी टाइप्स ऑफ वेक्टर की तो उसमें हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, what will be its magnitude along any of the axis in terms of a। in terms of a क्या कह रहा है, एक वेक्टर a है जो कि इक्वल एंगल बना रहा है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से। ठीक है ना, x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस से। ठीक है, तो कह रहा है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एलोंग एनी एक्सिस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए की टर्म में कितना होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए की टर्म में कितना होगा। क्या कह रहा है, मान लो जैसे ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो यहाँ पर कहीं हमारा क्या है, कोई वेक्टर है ऐसे, वेक्टर ए सच दैट कि ये इक्वल एंगल बना रहा है। मान लो जैसे अल्फ़ा बना रहा है अगर एक्स एक्सिस से, तो वाई से भी अल्फ़ा बना रहा है और जेड से भी अल्फ़ा बना रहा है। जेड से भी क्या बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसी एक्सिस के एलोंग कितना होगा। ठीक है ना, किसी एक्सिस के एलोंग कितना होगा। तो देखो इतना तो कन्फर्म है कि एलोंग एक्स एक्सिस यानी आर एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ए कॉस अल्फ़ा, ए कॉस अल्फ़ा। आर वाई के एलोंग भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वाई के एलोंग भी कितना मैग्नीट्यूड होगा, ए कॉस अल्फ़ा। और आर जेड के एलोंग भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए साइन अल्फ़ा, है ना। और अगर तुम्हें पता हो तो आर की वैल्यू होती थी मैग्नीट्यूड ऑफ आर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या होता था, हमारा पोजीशन वेक्टर। तो इस आर की जगह क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है ना, तो आर की जगह तो मैं रख दे रहा हूँ ए। ठीक है, कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि सबसे अल्फा एंगल ही बना रहा है तो हर तरफ कॉस अल्फा ही होगा मैग्नीट्यूड कंपोनेंट। मान लो ये अल्फा है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दूसरे का भी हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तीसरे का भी हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ए कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट 3a। ए से ए ख़त्म, ए से ए ख़त्म हो गया, ए से ए क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो रिज़ल्ट क्या आ गया हमारे पास, कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना, कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/√3। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, 1/√3। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हर जगह 1/√3 है, तो किसी भी एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a/√3।
a/√3 a/√3 है ना, चूँकि इन टर्म्स ऑफ ए ही इनको रिजल्ट चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ए ही इनको रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ये काम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी को ये बात पता थी तो डायरेक्ट कोसाइन का सीधा यूज़ कर लेते, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होती थी क्या, RX/R, ठीक है ना, यही हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। और कॉस बीटा की वैल्यू होती थी RY/R, कॉस गामा की वैल्यू होती थी RZ/R। तो इन तीनों को यहाँ पर पुट कर देते, RX, RY, RZ यही है हमारे पास, ठीक है, तो आसानी से निकल जाता, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन कि वेक्टर ए जो है किसी भी एक्सिस से अगर जो वेक्टर ए है अगर हमारा XYZ एक्सिस से क्या बना रहा है, अगर इक्वल एंगल बना रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, a/√3 a/√3। तो हम आसानी से इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि किस एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं और हम इसको विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है ना, इसको क्या कर पाएँ, विजुअलाइज कर पाएँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो अगर हम इसको कंपेयर कर ले किससे, r इक्वल टू RX i कैप प्लस RY j कैप प्लस RZ k कैप से, तो हमारे पास आ जाएगा RX की वैल्यू क्या 2, RY की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और RZ की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। ठीक है जी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना हो जाएगा, √RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4 प्लस 16 प्लस 25। फ्रॉम हेयर व्हाट यू विल गेट 4 प्लस 5 16 प्लस 4 20 45 √45। ठीक है, R की वैल्यू कितनी हो गई √45। ठीक है, तो अगर इसको ज़रा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3√5, चूँकि 9 5 45 होता है, ठीक है, और 9 में से मतलब इसकी जो वैल्यू है वो समथिंग लाइक दिस है 3 × 3 × 5। फ्रॉम हियर यू विल गेट 3√5। तो R की वैल्यू क्या है 3√5 है, R की वैल्यू क्या है 3√5 है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू चाहिए। कॉस अल्फ़ा का मतलब क्या होता है RX बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो RX कितना हमारा 2, मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना है 3√5। ठीक है, कॉस बीटा का मतलब RY बाय R, तो RY की वैल्यू कितनी हमारी 4 और R की वैल्यू कितनी है 3√5। कॉस गामा क्या हो जाएगा RZ बाय R, RZ की वैल्यू कितनी है -5 और R का मैग्नीट्यूड कितना है 3√5। अगर इसको आप कैंसिल आउट करना चाहें तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द रिजल्ट -√5/3। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ब्रेकडाउन कर सकते हैं। हाँ, अगर आंसर ना मिले तो उस कंडीशन में हो सकता हो इस रिजल्ट को रेशनलाइज कर दिया गया हो, समथिंग लाइक दिस 3√5 है तो √5 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2√5/15। ठीक है, तो हो सकता हो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना हो, रूट के फॉर्म में ना हो, तो उसको रेशनलाइज कर दिया गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर वेक्टर कोई दिया हुआ है तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा का मतलब RX बाय R, कॉस बीटा का मतलब RY बाय R और कॉस गामा का मतलब RZ बाय R। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इनको समझते हैं, ज़रा इनको समझते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, यानी आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ठीक है, कि हम इन दोनों वेक्टर में के एडिशन में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिले यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो इतनी बात तो पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j कैप। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों के एडिशन में हम क्या जोड़ दें कि हमारा रिजल्टेंट जो है j कैप हो जाए। क्या हो जाए? j कैप हो जाए। तो सबसे पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, इन दोनों को ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन तो यह है। तो कह रहा है इसके एडिशन में कौन सा वेक्टर ऐड करें, तो इसको ऐसे लिख दें, इसके एडिशन में कौन सा वेक्टर ऐड करें जिसका हमें पता नहीं है कि हमें रिजल्टेंट क्या मिले, j कैप मिल जाए। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन की प्रॉपर्टी यूज करो, इसको ले जाकर दूसरी तरफ सबट्रैक्ट कर दो। तो व्हाट यू विल गेट, वेक्टर a इक्वल टू j कैप माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, इस पूरे को हमने सब्ट्रैक्शन में ले गया। क्या हो जाएगा, j कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस 4i कैप प्लस j माइनस 3j, दैट विल गिव यू माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, दैट विल गिव यू वेक्टर a, दैट विल गिव यू वेक्टर a। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर रिजॉल्व है, रिजोल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है ना, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, उसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पिछले लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन। अगले लेक्चर में जो है हम कंसिडर करेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर को। थैंक यू।